कालू कौवा जंगल में ऑटो रिक्शा चलाता था। आज भी कालू कौवा ऑटो स्टॉप पर रिक्शा लेकर खड़ा था। जल्दी आ जाओ जल्दी, जिधर जाना चाहोगे उधर ले जाऊंगा। जल्दी आ जाओ, ऑटो तैयार है। अरे भाई, हम यहाँ पसीने से पिघल रहे हैं, जल्दी चलाओ रिक्शा। रिक्शे में बैठी सवारियाँ कालू कौवे को बार बार रिक्शा चलाने को कह रही थी। बस 2 मिनट, 2 मिनट पाँच ही, एक खास सवारी आने वाली है। तभी सामने से सुंदर पिंकी कवि अपना बैग लेकर आती है और आकर ऑटो में बैठ जाती है। कालू कौवा ऑटो रिक्शा स्टार्ट करता है और ऊपर बादलों में ले जाता है। जल्दी जल्दी बताएं कहाँ उतरना है। बेटा काले कौवे, मुझे यहीं झरने के पास उतार देना। और मुझे मेरी दुकान पर। कालू कौवे, मैं रोज काम पर जाता हूँ, अभी तक तुम्हें मालूम नहीं हुआ कि मैं कहाँ उतरता हूँ। रोज पूछते हो। गंदी आंखों वाले, चुप करके बैठे रहो। पिंकी जी, आप बताएं आपको कहाँ उतारूं? क्या कॉलेज जा रही हैं? अरे नहीं कालू भाई, आज कॉलेज से छुट्टी है। मैंने अपनी सहेली के घर जाना है। बड़े पीपल के पेड़ पर है उसका घर, मुझे आप वहीं उतार दें। फिर कालू कौवा सबसे पहले झरने पर बूढ़ी कवि को उतारता है। उसे आगे कबूतर चाचा को उसकी दुकान पर उतारता है और फिर पिंकी कवि को लेकर आगे पीपल के पेड़ पर जाकर ऑटो रोकता है। आपका धन्यवाद, ये ले आपका किराया। अरे पिंकी जी, आपसे कैसा किराया? बस जब भी कहीं जाना हो मुझे ही बुलाना आप। ऐसा कहते हुए कालू कौवा ऑटो लेकर चला जाता है। अजीब पागल कौवा है। खैर, मुझे इससे क्या फायदा, तो मेरा ही होता है, पैसे बच जाते। पिंकी हंसते हुए घर के अंदर चली जाती है। शाम हो जाती है। कालू कौवा घर आता है। तोता बता रहा था तुम आज 4 बजे ही सब सवारियां उतार कर फ्री हो गए थे, फिर 1 घंटा कहाँ गुजार कर आए हो। ये तोता कुछ ज्यादा ही जासूसी करता है मेरी, उसे तो सुबह बताऊंगा मैं। जो मैं पूछ रही हूँ पहले वो बताओ, वरना बहुत मारूंगी आज तुम्हें। अरे यही था, बस नदी पर नहाने चला गया था। गर्मी बहुत है ना, इसलिए। आइंदा अगर मुझे पता चला कि तुमने आवारागर्दी की है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगली सुबह सब महिलाएं पक्षी नदी पर पानी भरने आती हैं। कबूतर जी बता रहे थे कि उनकी दुकान पर बहुत सी रंग बिरंगी और अच्छी साड़ियां आई हैं। सहेलियों, फिर आज चले साड़ी लेने, क्यों नहीं लूसी बहन, चलो चलती हैं। फिर वह सब कबूतर की दुकान की तरफ उड़ती हैं, लेकिन कबूतर की दुकान काफी दूर बड़े पेड़ों की तरफ थी। बहुत गर्मी है और इस गर्मी में तो ठीक से उड़ा भी नहीं जा रहा। रुको सहेलियों, मैं अपने पति को बुलाती हूँ, हम ऑटो में चलेंगे। गोरी कवि अपने पति कालू कवि को कॉल करती है, लेकिन कालू कौवा तो पिंकी कवि के साथ ऑटो को लेकर घूम रहा था। पिंकी तुम बोलना मत, मेरी पत्नी की कॉल है। हाँ गोरी, क्या बात है, बोलो। कालू, हम सारी सहेलियां यहाँ बैरी के बड़े पेड़ के नीचे बैठी हैं, घूमने जाना है, हमें लेने आओ। गोरी, मैं यहाँ जरूरी काम में मसरूफ हूँ, अभी नहीं आ सकता। ऐसे कहते हुए कालू कौवा कॉल काट देता है। क्या हुआ गोरी बहन, क्या कहा कालू भैया ने? रानो बहन, कालू कह रहा है कि अभी वो बिजी है, अभी नहीं आ सकता। कोई बात नहीं, हम यूं ही धीरे धीरे पेड़ों के साए के नीचे उड़ती हुई दुकान तक पहुंच जाएंगी। शाम होने को थी जब सब महिलाएं पक्षी कबूतर की दुकान पर पहुंचती हैं। कौन सी साड़ी पसंद आई पिंकी तुम्हें? बताओ, ये लाल वाली या फिर नीली? जिस साड़ी पर तुम पंख रखोगी मैं तुम्हें वही ले दूंगा। मुझे तो लगता है इस पर सफेद साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। पिंकी, तुम बिल्कुल मेरी पत्नी गोरी के जैसे बोल रही हो। जरा पीछे तो मुड़कर देखो। कालू कौवा जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे गोरी कवि खड़ी थी। गोरी कवि जोरों से कालू को मारने लगती है। अच्छा, तो तुम यहाँ बिजी थे इस गंदी शक्ल वाली के साथ, और तुझे शर्म नहीं आई? बेशरम, मेरे पति के साथ चक्कर चलाते हुए। गोरी कवि पिंकी और कालू दोनों की खूब धुलाई करती है। फिर सब कालू कौवे के ऑटो में घर वापस आती हैं। कालू भाई, गोरी इतना ख्याल रखती है आपका, वैसे आज आपने बहुत गलत हरकत की है।
रानू चिड़िया ऐसा कहकर अपने घर चली जाती है। गौरी, मुझे माफ कर दो। चुपचाप घर चलो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। गौरी कवि और कालू कौवा घर आते हैं। गौरी कवि कालू को भोजन लाकर देती है, लेकिन खुद भूखी ही सो जाती है। कालू कौवा भोजन खाकर लेट जाता है। मैंने गौरी के साथ अच्छा नहीं किया, मुझे माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा भी सो जाता है। सुबह हो जाती है। पिंकी कवि फिर से अपना बैग लेकर खूब बन सवर कर आती है। कालू जी, कल तो आपकी पत्नी आ गई थी, साड़ी नहीं ले पाई है, आज हम साड़ी लेकर चले। चुपचाप बैठो और किराया तैयार रखना, आज पूरा किराया लूंगा, वो भी पिछले 1 महीने का। ये सुनकर कबूतर हंसने लगता है। हाँ तो दे दूंगी किराया, मेरे पास कौन सा पैसे नहीं है। फिर कालू कौवा पिंकी कवि को उसके कॉलेज उतारता है और उससे पूरा किराया ले लेता है। और फिर जब शाम होती है तो कालू कौवा केक वाली दुकान पर जाता है। भाई साहब, केक के ऊपर मेरी पत्नी गौरी का नाम लिख दे और बड़े वाला केक दे दे। दुकान वाला केक के ऊपर गौरी का नाम लिखता है। कालू कौवा केक लेकर घर आ जाता है। मेरी सुंदर पत्नी, देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। लेकिन गौरी कवि कोई जवाब नहीं देती। फिर कालू कौवा केक को बॉक्स से निकालता है। मेरी सुंदर पत्नी के लिए सुंदर सा केक, खाओ गौरी। आखिर कालू का बर्ताव देखकर गौरी का गुस्सा खत्म हो जाता है और वो मुस्कुराने लगती है। कालू, आइंदा उस पिंकी के साथ गलती से भी नजर मत आ जाना मुझे। ना ना, मैं क्यों उसके साथ नजर आऊंगा जब मेरी इतनी सुंदर पत्नी है। फिर दोनों मिलकर केक खाते हैं और खूब बातें करते हैं। सब छोटे पक्षी क्लास में बैठे थे और पढ़ रहे थे, लेकिन जग्गू कौवा सो रहा था। जग्गू को सोता देख तोता टीचर गुस्से में आ जाता है और चाक उठाकर जग्गू के सर में मारता है। जग्गू हड़बड़ाकर उठ जाता है। जग्गू, तुम स्कूल में हो, ये तुम्हारा घर नहीं है, चलो उठकर बैठो और पढ़ो। मैं क्या करूं तोते टीचर, इस पंखे के नीचे ठंडी ठंडी हवा की वजह से मुझे नींद आ जाती है। जग्गू, मैं क्लास से बाहर भेज दूंगा तुम्हें, चलो उठकर बैठो और पढ़ो। स्कूल की घंटी बजती है और छुट्टी हो जाती है। सब छोटे पक्षी अपने अपने घरों की तरफ उड़ते हैं, लेकिन जग्गू कौवा बरगद के बड़े पेड़ के नीचे लेटा सो रहा था। जग्गू के खर्राटों की आवाज जंगल में दूर दूर तक जा रही थी। आसमान की बुलंदियों में उड़ती चील पेड़ के नीचे सोए हुए जग्गू को देख लेती है और जग्गू के पास आकर बैठ जाती है। ऐसे सो रहा है जैसे पूरे जंगल का काम ये कौवे का बेटा ही करता है। चल उठ जा यहाँ से, तेरे खर्राटे मुझे तंग कर रहे हैं। चील की आवाज सुनकर जग्गू उठ जाता है और चील को अपने इतना करीब बैठा देखकर बहुत डर जाता है। जग्गू जल्दी से बैग उठाता है और घर को भागता है। अगर मेरा पेट भराना होता तो तुझे बताती। बच गया मम्मा, आज तो मैं बच गया, वरना चील के पेट में होता। क्या हुआ जग्गू बेटा, और आप इतने लेट क्यों हो गए? मम्मा, मैं तो थक गया हूँ पढ़ाई से, मुझे नहीं करनी पढ़ाई। जग्गू बेटा, मैं और तुम्हारे पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमारी बहुत इच्छा है कि तुम पढ़ लिख कर बड़े पक्षी बनो। मम्मा, मुझे बहुत नींद आती है, आज तो इस नींद की वजह से मैं चील का भोजन बनने लगा था। सब छोटे पक्षी मैदान में फुटबॉल के साथ खेल रहे थे। मैदान से थोड़ा आगे पुराना कुआं भी था। बच्चे फुटबॉल से खेल रहे थे कि फुटबॉल पुराने कुएं की तरफ चला जाता है। मैं लेकर आती हूँ फुटबॉल दोस्तों, ऐसा कहकर चिंकी पुराने कुएं की तरफ उड़ती है। चिंकी चिड़िया इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कहीं भी फुटबॉल नजर नहीं आता। फिर चिंकी चिड़िया कुएं की दीवार पर बैठ जाती है। कहीं फुटबॉल कुएं में तो नहीं गिर गई। अभी चिंकी ऐसा सोच ही रही थी कि तेज हवा का झोंका आता है और चिंकी चिड़िया कुएं में गिर जाती है।
बचाओ बचाओ दोस्तों, मुझे बचाओ। चिंकी की आवाज सुनकर सब छोटे पक्षी कुएं के पास आ जाते हैं। दोस्तों, चिंकी की आवाज तो कुएं के अंदर से आ रही है। आप सब कुएं से दूर ही रहना। मैं अपनी मम्मा और बाकी पक्षियों को बुला कर लाती हूँ। गुड़िया जल्दी से जाती है और सब पक्षियों को बुलाकर ले आती है। किसी को कुएं के अंदर जाना होगा वरना चिंकी डूब जाएगी। चिंकी की माँ को जाना होगा, तुम्हारी बेटी है, जाओ अपनी बेटी को बचाओ। अगर ऐसे ही बातें करते रहे तो चिंकी डूब जाएगी। मेरी बेटी को बचा लो, वो डूब जाएगी। पक्षियों, मेरी मदद करो। लेकिन कोई भी मदद को आगे नहीं बढ़ता। मैं जाकर रस्सी लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया रस्सी लेने चली जाती है, लेकिन तब तक चिंकी डूब जाती है। रानू चिड़िया रस्सी लेकर आ जाती है। रस्सी आ गई है। क्या फायदा, अब चिंकी तो डूब गई है। चिंकी की माँ को चाहिए था अपनी बेटी का ख्याल रखती। हाँ, सब मेरी गलती है, मैंने अपनी बेटी का ख्याल नहीं रखा। अपने आप को संभालो पारो बहन, तुम्हारा एक बेटा भी है, तुम्हें उसके लिए खुद को मजबूत करना होगा। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। जग्गू ने स्कूल छोड़ दिया था। अब वो सारा सारा दिन घोंसले में फालतू लेटा सोया रहता था। कालू जी, जग्गू अब स्कूल नहीं जाता। मैं तो कहती हूँ अब आप जग्गू को भी रात को अपने साथ ले जाया करें। दूसरे जंगल चोरी करने में आपकी मदद कर देगा। उल्लू होता है साथ मेरे, तुम जग्गू से घर के काम करवा लिया करो। कोई काम नहीं करता, सारा सारा दिन सोया रहता है बस। रानू चिड़िया और बाकी जंगल के सब पक्षी बड़े पेड़ के नीचे जमा होते हैं। पिछली बार की कुएं की दुर्घटना तो सबको याद होगी। दोस्तों, बारिश की वजह से कुएं का पानी फिर से ऊपर तक आ गया है, इसलिए आप सब खुद ही पानी लेने आया करें। अपने बच्चों को कुएं से दूर रखा करें। मैं तो अपने जग्गू का बहुत ख्याल रखती हूँ, मैं पारो जैसी थोड़ी ना हूँ। पारो बहुत दुखी हो जाती है। पारो, अब अपने बेटे का ख्याल रखना, ऐसा ना हो वो भी सीधा कुएं में जाता रहे। ऊपर वाला ही आपको इसका जवाब देगा गौरी बहन। पारो ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। तुम सबने देखा कैसे जुबान चला कर गई है, बहुत बदलिहास है ये पारो। गौरी बहन, आप भी कुछ कम नहीं है। सब पक्षी अपने घरों को चले जाते हैं। अगली सुबह हरियाली तोती गौरी के घर आई हुई थी। हरियाली, तेरा पति क्या काम करता है? तोते जी तो वही फलों की दुकान चलाते हैं। मम्मा, पानी पीना है। जग्गू, मुझे हरियाली आंटी से बात करने दो, जाओ रसोई में जाकर पानी पी लो। जग्गू रसोई में जाता है, लेकिन रसोई में तो पानी का मटका खाली ही पड़ा था। मटका तो खाली है, मैं जाकर खुद ही पानी ले आता हूँ, मम्मा भी खुश हो जाएंगी। जग्गू मटका उठाता है और कुएं से पानी भरने निकल जाता है। जग्गू कुएं पर पहुंच जाता है। चिंकी भी इसी कुएं में गिरकर मर गई थी, वैसे वो गिरी कैसे होगी? जग्गू ऐसा सोचकर कुएं की दीवार पर जाकर बैठ जाता है। फिर से तेज हवा का झोंका चलता है और जग्गू कुएं में गिर जाता है। लूसी, जो कुएं से पानी भरने आ रही थी, जग्गू को कुएं में गिरता देखकर वापस भागती है और सब पक्षियों को इकट्ठा करके ले आती है। मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। जल्दी कुछ करना होगा, इस बार बिल्कुल देर नहीं करनी हमें। पारो जल्दी से अपने घर की तरफ भागती है और रस्सी लेकर आती है। पारो रस्सी को अपने साथ बांध लेती है। आप सब इस रस्सी को मजबूती से पकड़ो, मैं अंदर जाती हूँ। सब पक्षी मिलकर रस्सी को मजबूती से पकड़ लेते हैं और पारो चिड़िया कुएं में जाती है। पक्षी रस्सी को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहे थे। जग्गू बेटा, मेरा पंख पकड़ लो, जल्दी करो। जग्गू पारो चिड़िया का पंख पकड़ लेता है। फिर सब पक्षी मिलकर पारो को ऊपर खींच लेते हैं। गौरी पारो के गले लग जाती है। गौरी, मैं जग्गू नहीं, पारो हूँ। मुझे पता है तुम पारो हो, मैं तुम्हें ही गले लगाना चाहती हूँ। अच्छा, अब हटो। मम्मा, मैं स्कूल ही जाया करूँगा, अब मैं स्कूल से कभी छुट्टी नहीं करूँगा। सब पक्षी हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
आपका धन्यवाद।